Hello student, welcome to online physics classes of Symbiosia School. Today we will study about the topics work energy theorem for constant force and variable force, second potential energy definition, example and formula, third law of conservation of energy with examples. वर्क एनर्जी थ्योरम। तो 11th में आपका इस चैप्टर में सबसे जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है दैट इज़ वर्क एनर्जी थ्योरम, और इसको आप कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स दोनों में ही आप इसको प्रूव कर सकते हैं, और ये आपके इस चैप्टर का सबसे ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है? सपोज अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी u इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स F फॉर टाइम t. Let v be the final velocity and s be the displacement of the body at the end of the time. अब इसमें आपने क्या किया है, यहाँ पर हमने सपोज कर लिया है कि हमारे पास एक बॉडी है और उस बॉडी का मास क्या है m, और ये बॉडी अपनी इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रही है। अब हमने क्या किया, इस बॉडी पर एक फोर्स लगा दिया F। इस फोर्स को लगाने पर, और कितने टाइम तक लगाया हमने, t टाइम तक लगाया। अब इस फोर्स को लगाने से इस बॉडी की जो वेलोसिटी थी वो u से कितनी हो गई, v हो गई, और इसकी जो वेलोसिटी u से v तक होने में इसने कुल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया s। तो ये सारी चीज़ें थी। एक बॉडी थी जिसका मास था m और उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u। अब उस पर हमने फोर्स लगाया कितने टाइम के लिए, t टाइम के लिए, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी अब हो गई है फाइनल वेलोसिटी v, और u से v तक उसकी वेलोसिटी में जो भी चेंजेस हुए हैं उन चेंजेस में उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है या डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है, s। देन बाय द इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन, सो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ये हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम दोनों तरफ क्या करते हैं, m/2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने दोनों साइड यानी कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ हमने 1/2 m का मल्टीप्लाई कर दिया है। ये मल्टीप्लाई हो गया। अब मल्टीप्लाई करने से ये जो आपका फॉर्मूला बन गया है वो बन गया है आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी का, और ये आपका फॉर्मूला बन गया है वो आपका बन गया है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का। और यहाँ पर आपके पास क्या है, MAS, MA यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन, जो कि क्या होता है, फोर्स होता है। तो ये हो गया आपका FS यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क। सो आपका यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया, वर्क डन के बराबर। यानी कि हमने बॉडी पर जो भी वर्क किया है वो वर्क उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल होता है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी में जो भी चेंज हुए हैं वो चेंजेस इक्वल हैं वर्क डन के। कौन सा वर्क डन, जो कि हमने F फोर्स लगाकर उस बॉडी पर किया है। सो द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट बाय द नेट फोर्स. So the above equation can be generalized for 3 dimensions by employing vectors. इसको हम 3 डायमेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अब यहाँ पर a और s दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, तो यहाँ पर हमने वेक्टर लगा दिया, और v स्क्वायर पर हमने वेक्टर इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि v डॉट v यानी कि दोनों का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये हमारा v स्क्वायर आ जाता है। सो अब यहाँ पर अगर हम अगेन फिर से हम m/2 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई जो आपकी पहली वाली इक्वेशन के ही सेम है। तो अगेन हमें वहाँ पर भी वेक्टर फॉर्म में भी हमें क्या मिला है कि काइनेटिक एनर्जी का जो डिफरेंस है या काइनेटिक एनर्जी में जो भी चेंजेस हुए हैं वो चेंजेस किसके इक्वल हैं, वो चेंजेस वर्क डन के इक्वल है, जो कि F फोर्स को लगाने पर उसमें जो भी वर्क हुआ है वो उस काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल है। वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स। अब यहाँ पर वेरिएबल, अभी तक तो हमने क्या किया था, उस बॉडी पर हमने कांस्टेंट फोर्स लगाया था, उस बॉडी पर t टाइम के लिए हमने कांस्टेंट फोर्स लगा दिया था। अब यहाँ पर हम वर्क डन निकाल रहे हैं, यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम को हम प्रूव कर रहे हैं किसके लिए, वेरिएबल फोर्सेस के लिए। वेरिएबल फोर्सेस मतलब कि टाइम के साथ साथ उस फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज होता जा रहा है। सो हमने सपोज कर लिया काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गिवन, काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय
K इक्वल्स टू 1/2 mv²। अब अगर हम इस काइनेटिक एनर्जी को डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू T, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में देखिए मास चेंज नहीं होगा। इस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले आप देखिए कि अगर हम T के रिस्पेक्ट में यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में मास चेंज नहीं होगा। बॉडी का मास जितना स्टार्टिंग में था उतना ही 1 घंटे बाद रहेगा, उतना ही 2 घंटे बाद रहेगा। टाइम के रिस्पेक्ट में बॉडी के मास में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। हालांकि बॉडी की वेलोसिटी में चेंजेस पॉसिबल है, बॉडी की वेलोसिटी में चेंजेस हो सकते हैं। टाइम के साथ साथ बॉडी की वेलोसिटी या तो डिक्रीज हो सकती है या फिर इंक्रीज हो सकती है। तो हमने यहाँ पर इस इक्वेशन को यानी कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू T। अब यहाँ पर d/dt है 1/2 mv²। m T के रिस्पेक्ट में क्या है, कांस्टेंट है, तो हमने इसको बाहर निकाल लिया है। और ये जो वैल्यू आएगी यानी कि v² को जब आप करेंगे डिफरेंशिएट, यहाँ पर मैं आपको लिख कर बता देती हूँ, d/dt v²। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको v² को हमने 2 पार्ट्स में लिख दिया, v इंटू v, और एक v को आपने बाहर निकाल लिया और दूसरे v को आपने लिख दिया dv/dt। सो dv/dt इंटू v हम लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से ये आ गया, एक v को हमने d के साथ लिख दिया है और दूसरे v को हमने सेपरेट लिख दिया है। dv/dt क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन यानी कि a। अब यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ma इंटू v। अब ma को क्या लिख सकते हो, फोर्स लिख सकते हो, और v को आपने एज इट इज रखा v। सो ये आपका इक्वल हो गया dk/dt इक्वल्स टू f। अब इस v को, वेलोसिटी को आपने लिखा है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो यहाँ पर dt से ये dt कैंसिल, देन dk इक्वल्स टू आ जाएगा f dx। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हमने इंटीग्रेट कर लिया। इंटीग्रेट कर लिया इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, क्योंकि हम काइनेटिक एनर्जी में क्या निकालना चाह रहे हैं, चेंजेस निकालना चाह रहे हैं। स्टार्टिंग से लेकर फाइनल तक जो भी वेलोसिटी हुई थी उस वेलोसिटी में काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज रही। सो यहाँ पर लिमिट लगा दी KI यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, लोअर लिमिट लगा दी हमने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, अपर लिमिट लगा दी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पर इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन f dx। सो KF माइनस KI यानी कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन xi टू xf f dx। सो f dx ये आपका क्या होता है, ये आपका फोर्स होता है। तो सॉरी, फोर्स नहीं, वर्क होता है। सो f इंटू डी एक्स यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वर्क हो गया। तो अगेन यहाँ से भी हमें वही अपनी थ्योरम मिल गई है, काइनेटिक एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कि आपकी कांस्टेंट फोर्स के लिए थी। अब यहाँ पर आपकी जो है वेरिएबल फोर्स के लिए है। तो यहाँ पर वेरिएबल फोर्स के लिए भी आपकी थ्योरम वही आई है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी की पोजीशन की वजह से या फिर उसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो उसमें एनर्जी होती है वो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि जब हम हथौड़े को ऊपर की तरफ उठाते हैं, हम इस हैमर को ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, तो उस उठाने में यानी कि हमने h हाइट पर उसको ले गए, तो जब हम h हाइट पर उसको ले गए हैं तो उसमें ग्रेविटी के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ा है। हमने उसको h हाइट तक ऊपर उठाया, जब हमने h हाइट तक ऊपर उठाया तो हमने ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया, और ये वर्क एज अ पोटेंशियल एनर्जी इस हैमर में स्टोर हो गया। अब जब ये हैमर ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगा तो यही जो वर्क डन जो इसमें स्टोर हुआ है वो इसमें पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर होकर इस नेल पर काम करेगा, जिसकी की वजह से ये नेल अंदर की तरफ इस ब्लॉक के अंदर जाएगी। यानी कि इसमें इसकी पोजीशन के चेंज होने से इसमें एक एनर्जी आ गई, और वो एनर्जी कौन सी थी, पोटेंशियल एनर्जी। और इस पोटेंशियल एनर्जी का यूज़ करके ही हमने इस नेल को इस ब्लॉक के अंदर
इंसर्ट कर दिया है। तो इस पोटेंशियल एनर्जी से जो वर्क हुआ है वो ये हुआ है, पहले हमने वर्क किया किस पर, हैमर पर, तो हमारा वर्क इस हैमर में एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ। फिर इस हैमर की पोटेंशियल एनर्जी का यूज़ हुआ है इस नेल को अंदर ब्लॉक के अंदर इंसर्ट करने में। तो यहाँ पर किसी भी बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन या फिर उसकी पोजीशन की वजह से जो उसमें एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। एक बार मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ, ये होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ये आपको दिख रहा है पोटेंशियल एनर्जी। देन एग्जाम्पल क्या है इसमें, एक हैमर है, हैमर अभी आपका ग्राउंड पे रखा हुआ है और इसके पास अभी कोई एनर्जी नहीं है, साइड में ही एक ब्लॉक रखा हुआ है। अब उस ब्लॉक पर हमने एक कील को अंदर इंसर्ट करना है, तो हमने क्या किया, हैमर को ऊपर उठाया। जब हमने यहाँ से इस पॉइंट से हैमर को ऊपर उठाया है तो हमने इसके ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया है और कितनी हाइट तक ऊपर उठाया, h हाइट तक। तो इसमें mgh पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर, हैमर के अंदर स्टोर हो गई। अब जब ये हैमर ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू ये वर्क कर सकता है। और क्योंकि हमने इसके नेल के टॉप पर इसको डाला है या टॉप पर हमने इसको मारा है, तो ये जो mgh है, जो पोटेंशियल एनर्जी है, उस पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू यहाँ पर क्या होगा, वर्क होगा। तो जब ये इसके अंदर जाएगा तो ये आप देखिए कि एक बार मारा तो फिर अगेन यहाँ पर थोड़ा वर्क हुआ, फिर उसको ऊपर की तरफ उठाएंगे, फिर वर्क हुआ, फिर वर्क हुआ, इस तरीके से वो नेल जो थी वो पूरी तरीके से इसके अंदर, ब्लॉक के अंदर इंसर्ट हो चुकी है। जो नेल थी वो पूरी तरीके से ब्लॉक के अंदर क्या हो गई है, इंसर्ट हो गई है। अब आपने ये देखा होगा कि किसी भी हैमर को हम बिना ऊपर उठाए कभी भी हम उससे कोई भी वर्क नहीं कर सकते। सपोज करिए अगर हमें एक नेल ही अंदर इंसर्ट करनी है, एक दीवार में लगानी है या फिर एक लकड़ी के ब्लॉक पर लगानी है, तो जब तक आप हैमर को ऊपर नहीं उठाएंगे तब तक आप उससे कोई भी वर्क नहीं कर सकते। तो ऊपर उठाने का ही मतलब ये है कि हम उसमें पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करना चाह रहे हैं और उसमें जब पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी तो फिर हम उसका यूज़ करेंगे अपनी नेल को इंसर्ट करने के लिए। नेक्स्ट है फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन। अब यहाँ पर पोजीशन को चेंज होने की वजह से जो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी उसके लिए हम फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं। सो सपोज कर लिया कि एक ब्लॉक है जो कि ग्राउंड पे रखा हुआ है और जिसका कि मास कितना है m। अब उसको h हाइट तक हमने ऊपर उठाया, ब्लॉक को हमने h हाइट तक ऊपर उठाया, तो हमने एसेलरेशन जो था, ग्रेविटी के थ्रू जो एसेलरेशन था, यानी कि एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था, उसके अगेंस्ट वर्क किया और उसको h हाइट तक उठाया। सो हमने कितना वर्क किया, सो वर्क इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स कितना था, mg, मास इनटू एसेलरेशन, और यहाँ पर एसेलरेशन किसके थ्रू हो रहा है, अर्थ के थ्रू हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट कितना था, h, तो ये हो गया mgh। दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और ये जो वर्क था वो इस बॉडी में एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgh। अब अगर ये ऊपर से गिरता है तो ये नीचे वर्क करेगा, और ये वर्क करने के लिए उसके पास एनर्जी कहाँ से आई, ये पोटेंशियल एनर्जी ही उसमें जो स्टोर हो गई है वही पोटेंशियल एनर्जी यूज़ होगी उस वर्क को करने के लिए। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी एक तरीके से एक स्टोरिंग एनर्जी है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाती है, फिर उससे बाद में हम कोई भी वर्क करा सकते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि मेन जो एनर्जी है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो एनर्जी चाहे किसी भी टाइप की हो वो आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। इट इज़ टू बी टेकन विद प्रॉपर पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन डिपेंडिंग ऑन वेदर वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स और बाय द फोर्स। अगर हम वर्क के थ्रू फोर्स के थ्रू वर्क करते हैं तो वहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा, और फोर्स पर हम जब वर्क कर रहे हैं, यानी कि किसी बॉडी पर हम वर्क कर रहे हैं, किसी बॉडी पर फोर्स लगाकर हम वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पॉजिटिव साइन आता है, और किसी बॉडी के थ्रू वर्क कराया जा रहा है तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के लिए नेगेटिव साइन आएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
स्टार्टिंग से हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि एनर्जी जो है वो पूरे यूनिवर्स की कंजर्व रहती है और एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है और ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट इज़ ओनली ट्रांसफर्ड। एनर्जी को सिर्फ ट्रांसफ़र किया जाता है एक टाइप से दूसरे टाइप में। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट इज़ ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, मैकेनिकल टू काइनेटिक, काइनेटिक टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसी तरीके से जो एनर्जी के हैं वो फॉर्म्स हम चेंज करते रहते हैं और एनर्जी को हम बना नहीं सकते, ना ही उसको हम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ हम उसकी फॉर्म चेंज कर सकते हैं। और फॉर्म्स में आपने जैसे अगर सपोज करिए कि आपके पास क्या है, एक सेल है, उस सेल से जब आप बल्ब को जला देते हैं तो आपने जो है एनर्जी क्या चेंज कर दी, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंजेस हो गए। अब अगर आपके पास सपोज करिए कि आपके पास क्या है, आपके पास एक स्पीकर है, तो स्पीकर में हमने क्या दिया, स्पीकर में हमने दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब जब हम उसको स्पीकर को ऑन करेंगे, आपने म्यूजिक सिस्टम को ऑन किया, आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको दी, देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही है, साउंड एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो गई साउंड एनर्जी में। तो इस तरीके से जो एनर्जी है वो चेंज होती रहती है। अब अगर हम सपोज करें कि हमने एक हैमर ले लिया और हैमर में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, हमने उसको एक हाइट तक रेस किया हुआ है, तो उसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। और अब उससे हम किसी मेटेलिक सरफेस पर उसको मार रहे हैं, तो वहाँ पर जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी है साउंड एनर्जी में प्लस हीट एनर्जी में। वो मेटल सरफेस क्या हो जाएगा, थोड़ा गर्म हो जाएगा, तो हीट एनर्जी में। तो कहने का मतलब ये है कि एनर्जी को ना ही नया बनाया जा सकता है, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, सिर्फ उसकी फॉर्म्स को चेंज किया जा सकता है। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में और दूसरे फॉर्म से तीसरे फॉर्म में हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो पूरे यूनिवर्स की जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहती है, कंजर्व रहती है। So when a body is thrown upward, it dropped from height. The total mechanical energy means जो मैकेनिकल एनर्जी होती है बेसिकली वो क्या है, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी है। एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन इट्स पाथ रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पर एग्जांपल में ये दिखाया गया है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से गिराया जाएगा तो उसके अलग अलग पॉइंट्स के लिए, मान लीजिए अगर उसको इस हाइट से गिराया गया तो उसके अलग अलग पॉइंट्स के लिए उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का सम जो होता है वो इक्वल रहता है। कहीं कहीं पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। जैसे यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। नीचे काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी वो मैक्सिमम हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0। और बीच के किसी पॉइंट पर अगर काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर घट रही है यानी कि डिक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बट जो टोटल सम है वो टोटल सम हर जगह पर क्या होगा, सेम रहेगा। नाउ that at highest point of its motion the energy is fully in the form of potential energy, वही kinetic energy 0 है और potential energy maximum है। and at the lowest point the energy is fully in the form of kinetic energy, और lowest point पर potential energy 0 है, kinetic energy maximum है। at all other points the energy is partially potential and partially kinetic, और बाकी के सारे पाथ में हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कहीं पर डिक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी वहीं इंक्रीज हो जाएगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। कहने का मतलब है कि जो टोटल सम है वो हर जगह पर क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब जैसे यहाँ पर एक पेंडुलम जो शो हो रहा है, उस पेंडुलम में ये जो है वो मीन पोजीशन है और ये इसकी मैक्सिमम पोजीशन है। तो इस ऑक्सीलेशंस में या इस ऑक्सीलेटिंग बॉडी में हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, कंजर्व रहेगी। सो पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम
एंड काइनेटिक एनर्जी इज 0 एट एक्सट्रीम पोजीशंस। जो इसकी ये वाली पोजीशन है, ये वाली, ये एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0। और जो ये मीन पोजीशन है, इस मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0 बट पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। बट ओवरऑल जो दोनों का सम है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो ओवरऑल सम है, जिसको हम कहते हैं टोटल एनर्जी, वो सेम रहेगा हर एक पॉइंट पर, वो कांस्टेंट रहेगा। तो यही जो लॉ है वो क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है। थैंक यू।